Hello friends, welcome to Pharma Sapiens. I'm here with new topic of pharmacology, sedative and hypnotics, drugs which are used for the treatment of insomnia. This is part 1. Now let's start with sleep. स्लीप के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में लगभग हर कोई बात करता है कि स्लीप अच्छी खासी होनी चाहिए, लगभग 8 से 10 घंटे की होनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए, कई लोग बोलते हैं 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। कई लोग उसको इस तरीके से भी लेते हैं कि अगर कोई काम नहीं करता है तो तू तो सोता रहता है, कुछ नहीं करता है, सोते मत रह जाना, काम ढंग से कर लेना, सोते सोते काम कर रहा है। तो स्लीप को लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि नींद बहुत ज़रूरी है, कई लोगों का ये मानना है कि इतना ज़रूरी नहीं है, कई लोगों का मानना है नहीं 2 घंटे में भी नींद पूरी की जा सकती है। तो इसमें लोगों की अलग अलग अपनी अपनी राय है स्लीप के बारे में। स्लीप के बारे में अगर हम ये बात करें, यहाँ पर बात करें स्लीप के बारे में, तो स्लीप के बारे में ये बोला जा सकता है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। द ड्यूरेशन एंड पैटर्न ऑफ स्लीप वेराइज कंसिडरेबली अमंग इंडिविजुअल। मीन्स अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग स्लीप वहां पर हो सकती है। एज हैज एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन क्वांटिटी एंड डेप्थ ऑफ स्लीप। कई बार आपने देखा होगा कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं, वो 14 से लेकर 16 घंटे तक सोते हैं। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो बड़े हो जाते हैं, 10-11 घंटे वो सोते हैं। कई लोग 8 घंटे सोते हैं, कई लोग 6 घंटे सोते हैं। कई बुजुर्ग लोगों को आपने देखा होगा कि उनके ज़्यादा अच्छे से नींद नहीं लगती है। 4-5 घंटे भी अगर सो जाएं तो बहुत मुश्किल है, उनका बहुत मुश्किल से नींद नहीं लगती है। तो एज यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्लीप की डेप्थ पे और क्वांटिटी पे एज का एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। स्लीप के बारे में जैसा कि अधिकतर लोगों को ये लगता है कि स्लीप मतलब एक रफ प्रोसेस के सो गए, फिर नींद आ रही है, फिर बीच में उठ गए, फिर सो गए, लेकिन इस तरह से नहीं होता है। स्लीप बिल्कुल वेल डिजाइंड, वेल आर्किटेक्चर्ड साइक्लिक प्रोसेस है। इसको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है। ये अलग अलग स्टेज के फॉर्म में स्लीप को दिखाया गया है। स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में जब हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्लीप यहाँ पे देखते हैं तो वहां पर कुछ वेव्स हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो स्लीप को आप यहाँ पर समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से समझा जा सकता है अकॉर्डिंग टू सम वेव्स, एंड दीज वेव्स आर नोन एज इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफिक वेव्स. Electroencephalographic waves are subdivided into alpha, beta, theta and delta. Alpha wave की अगर हम बात करें, these are the waves of high amplitude 8 to 14 hertz cycles per second. Beta waves low amplitude 15 to 35 hertz. Theta waves low amplitude 4 to 7 hertz and delta waves again high amplitude 0.5 to 3 hertz. इसके साथ साथ वहां पर कुछ और स्पेसिफिक वेव्स वहां पर नजर आती हैं। उनमें है के कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर हम बात करें, सो दिस इज अ डीप नेगेटिव वेव फॉलोड बाय पॉजिटिव वेव एंड विथ एंड अ फ्यू स्लीप स्पिंडल्स। यहाँ पे एक डीप नेगेटिव वेव जाएगी, उसके बाद ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाएगी, पॉजिटिव वेव में कन्वर्ट हो जाएगी और कुछ स्लीप स्पिंडल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ईईजी वेव्स को थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। द ईईजी वेव्स these are also called बर्जर वेव्स, हेंस बर्जर ने इनको डिस्क्राइब किया था, इनके बारे में बताया था, तो इनको हम बोलते हैं बर्जर वेव्स। तो ईईजी वेव्स और बर्जर वेव्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू alpha waves 8 to 14 cycles per second, 8 to 14 hertz. These waves are produced by parietal and occipital lobes of the brain. ये जो वेव्स हैं इनको प्रोड्यूस करता है ब्रेन का पैराइटल पार्ट एंड ऑक्सीपिटल
जो पैराइटल और ऑक्सीपिटल लोब है वो इनको प्रोड्यूस करता है। जब आंखें बंद होती हैं तब ये अल्फा वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। व्हेन आइज आर क्लोज्ड अल्फा वेव्स आर प्रोड्यूस। जैसा कि हम देखते हैं योगा के दौरान, मेडिटेशन के दौरान जब आप आंखें बंद करके बैठे हैं, आंखें बंद करके आप देख रहे हैं, आंखें बंद करके आप बैठे हैं वहां पे, तब वहां पर अल्फा वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जब माइंड अलर्ट होता है, मेमोरी पोटेंशिएटेड होती है, तब ये वेव प्रोड्यूस होती हैं। हमारा माइंड के अलर्टनेस है, हम कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, किसी हमारी जो मेमोरी है, मेमोरी और बेहतर होती जा रही है, हमारी अलर्टनेस बढ़ती जा रही है, उस दौरान अल्फा वेव प्रोड्यूस होती हैं। इन वेव्स के बारे में बात करें तो ये हमेशा सिंक्रोनाइज्ड रहती हैं और रेगुलर रहती हैं। ये वेव्स हमेशा सिंक्रोनाइज्ड रहेंगी और रेगुलर रहेंगी। बहुत स्किल्ड आर्टिस्ट, आपने देखा होगा, कोई पेंटिंग करने वाला है, म्यूजिशियन है, गिटार बजाने वाला है, गिटारिस्ट है, कोई तबला बजाने वाला है, और कोई भी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन जहाँ पे लगने वाला है, तो अपने परफॉर्मेंस के दौरान, जब उनका जो परफॉर्मेंस रहता है, जब वो अपने परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, उस दौरान वहाँ पर अल्फा वेव प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ ये है, आपको जो अच्छे से याद रखना है, कि अगर हम अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पाथ हो सकता है जिसके थ्रू अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मेडिटेशन बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कई लोग सोचते हैं कि आंखें बंद करके किसी ईश्वर का नाम लेना या कुछ ऐसा करना। मेडिटेशन के कई तरीके होते हैं, कई तरीके से, और ये बिल्कुल भी आप ये देखेंगे कि इसका कोई रिलीजन या ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप किसी रिलीजन या उससे जोड़ के आप इसको देखें। ये एक साइंस है जिसके थ्रू हम अपने ब्रेन की एक्टिविटी को कई गुना बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, तो जो चैप्टर समझने में, पढ़ने में आपको 2 से 3 घंटे लग रहे थे, अगर आप मेडिटेशन आपके प्रैक्टिस में है, तो अल्फा वेव्स जो रहेंगी, अल्फा वेव्स हमारे मेमोरी को, हमारे कंसंट्रेशन को कई गुना बेहतर करते हैं, और कई बेहतर करके हमारी एकाग्रता को, हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। मतलब वही चैप्टर आप 30 मिनट्स या 45 मिनट्स में कंप्लीट कर देते हैं। आपको अच्छे से हो सकता है। इस बारे में एट द एज ऑफ 39 स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि एजुकेशन इज द चीफ मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन, इट इज नॉट कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। उन्होंने बोला कि एजुकेशन का मतलब वो नहीं है कि हम कुछ चीज़ें रट रहे हैं और उनको रट के हम अपने एग्ज़ाम के दौरान लिख के आ रहे हैं, हमने कुछ मगअप किया, लिख के आ गए, रट के आके वहाँ पे हमने उगल के पूरा आ गए। हम एजुकेशन का मतलब है इस दौरान हमने अपने आप को कितना इम्प्रूव किया। आगे विवेकानंद बोलते थे, उसी समय उन्होंने बोला, उसी के आगे बोला कि अगर आज मुझे फिर से अपनी एजुकेशन स्टार्ट करनी हो तो मैं सबसे पहले इस मशीन को स्ट्रांग बनाऊंगा, उसके बाद फैक्ट्स का कलेक्शन करूंगा। जहां वो मशीन की बात कर रहे थे, मशीन मतलब वहां पर वो ब्रेन की बात कर रहे थे, और कैसे स्ट्रांग बनाना है वहां पर वो बात कर रहे थे मेडिटेशन की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत स्किल्ड आर्टिस्ट में, म्यूजिशियन में, या कोई बहुत स्किल्ड पर्सन है, उनमें ये वेव्स प्रोड्यूस वहां पे होती हैं। ड्यूरिंग योगा, ड्यूरिंग मेडिटेशन ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो हमारी क्षमता को, हमारी एकाग्रता को कई गुना बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बीटा वेव्स। बीटा वेव्स 15 to 35 हर्ट्ज। बीटा वेव्स के बारे में बोलेंगे, दीज आर द वेव्स ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जितनी भी वेव्स ब्रेन में प्रोड्यूस होती हैं उनमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की वेव्स मानी जाती हैं बीटा वेव्स। दे प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्रंटल लोब्स ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन के फ्रंटल लोब से प्रोड्यूस होती हैं। दीज आर द इरेगुलर वेव्स। अगर हम इसके पहले देख रहे थे तो जो अल्फा वेव्स थी वो रेगुलर थी, सिंक्रोनाइज थी। ये वेव्स इरेगुलर हैं, और ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं कब? जब आप कॉन्शियस रहते हैं, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, कन्वर्सेशन में रहते हैं, जब आप अलर्टनेस शो करते हैं, जब आप लॉजिकल चीज़ें, लॉजिकल की बातें कर रहे हैं, कोई लॉजिकल, कोई जैसे क्रिटिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे आप लॉजिक लगा रहे हैं, उस दौरान ये वेव्स ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। तो हमारे जो एजुकेशन का सिस्टम, हमारे एजुकेशन के सिस्टम में इस तरह से हमें पढ़ाया जाता है कि ये पार्ट हमारा अपने आप ये स्ट्रांग होता जाता है। हम हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं। मतलब जब भी आप कोई लॉजिक ढूंढ रहे होंगे, जब भी आप क्रिटिकल रीजनिंग में इन्वॉल्व होंगे, अलर्ट होंगे, कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पर बीटा वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो कोई भी आपका दोस्त है जो बहुत बोलता है, या फिर
हर बार लॉजिक की बात करता है, हर बार अपने तरीके से चीज़ों को समझाता है। तो वहाँ भी बीटा वेब्स प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस दौरान कौन सी वेब प्रोड्यूस हो रही हैं? बीटा वेब्स प्रोड्यूस हो रही हैं। नेक्स्ट आता है थीटा वेव्स, 4 to 7 cycles per second, 4 to 7 hertz. These are produced from hippocampus of the brain. Hippocampus. This is the part of the brain which is responsible for memory. This is the part of brain which is involved in pathophysiology of depression. इन सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस पार्ट 1 में डिटेल में मैंने बताया है, और आप चाहें तो उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं पूरे पार्ट्स का, ब्रेन के कौन से पार्ट का क्या रोल है, फार्माकोलॉजिकली क्या उनका इंपॉर्टेंस है, वो सब उसमें है। उस वीडियो की लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सो दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हिप्पोकैम्पस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के हिप्पोकैम्पस वाले पार्ट से ये प्रोड्यूस होती हैं। और ये कब प्रोड्यूस होती हैं? व्हेन माइंड इज डिसअपॉइंटेड। जब आप डिसअपॉइंटेड होते हैं तब ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां पे कि इंडिया जीतेगी, और अचानक से इंडिया हार गई, कुछ ऐसा हो गया, अचानक से इंडिया हार गई, तो आप बहुत डिसअपॉइंटमेंट वहां पे फील कर रहे हैं। तो उस दौरान ये वेव प्रोड्यूस होंगी। या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आ रहा है या कोई आएगी, और उस दौरान वो सही समय पे नहीं आई या किसी दूसरे के साथ आ गई, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट वहां पे हो रहा है। तो उस दौरान जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो रहेंगी आपकी थीटा वेव्स। एंड ड्यूरिंग रैम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान भी ये थीटा वेव्स वहां पर प्रोड्यूस होती हैं। तो जब माइंड डिसअपॉइंटेड रहेगा तब थीटा वेव प्रोड्यूस होती हैं, और रैम स्लीप के दौरान, रैम स्लीप के बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो रैम स्लीप के दौरान ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। These are also produced during deep meditation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल, जब आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया है, मान लो इनिशियल स्टेजेस में आप मेडिटेशन के हैं, जब कई बार जैसे आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, तो शुरुआत में आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो आधे घंटे तक आप बैठे रहेंगे, तो आपके दिमाग में पता चला कोई मूवी चल रही है, किसी की बातें चल रही हैं, ये चल रहा है कि उसने ऐसा क्यों बोला, ये बोला। ये शुरुआती अवस्था रहती है उसकी, ध्यान की, मेडिटेशन की। मेडिटेशन एक ऐसा पार्ट है जो वर्ल्ड वाइड हर जगह यूज करते हैं। नाम भले बदल जाता है। इंडिया में शुरू हुआ, इसे हम लोग ध्यान बोलते थे, चाइना में गया ये ध्यान से चैन हो गया, और जापान में जाके ये जैन हो गया, तो जैन योगा जापान में इसको बोलते हैं। तो मेडिटेशन की अगर हम बात करें, जैसे ही आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो वहां पर थीटा वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब आपको अच्छे से याद रखना है, सिंपल, जहां मेडिटेशन आपने स्टार्ट किया था तो अल्फा वेव प्रोड्यूस हो रही थी, और डीप मेडिटेशन में थीटा वेव प्रोड्यूस होती हैं। तो ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग डीप मेडिटेशन के दौरान। और अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये इंफॉर्मेशन को, आप जो इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन को दे रहे हैं, माइंड को दे रहे हैं, जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, ये उसको सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने में हेल्प करती है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे कई बार मैं स्टूडेंट से मिलता हूं तो वो मुझसे बोलते हैं कि सर मैं हमेशा बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, या मैं एवरेज स्टूडेंट हूं, मुझे ज़्यादा ऐसा पढ़ाई लिखाई में समझ में नहीं आता है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन है जो लगातार आपने अपने माइंड तक पहुंचाई हैं, और वो इंफॉर्मेशन थीटा वेव्स के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड तक चली गई। मतलब जैसा आप सोच रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही मानने लगेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे वो एक बुक पढ़ी, उससे मेरी जिंदगी बदल गई। कई लोग बोलते हैं कि कुछ हमने वीडियो देखा, मोटिवेट हो जाते हैं, फिर वापस हम नेगेटिव उसमें चले जाते हैं। तो यहां पर मैं आपसे बताना चाहूंगा कि सेल्फ एफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपके लिए। आप जैसा जो चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, वैसे एफर्मेशन आप अपने आप को दें सोने से पहले। और उस इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हमारे ब्रेन में जाएगी, उन इंफॉर्मेशन को सबकॉन्शियस माइंड से थीटा वेव्स कनेक्ट कर देंगी। मतलब धीरे धीरे आप अपना मानने लगेंगे। आज भी आप अपने आप को एफर्मेशन दे रहे हैं, हम सभी लोग अपने आप को एफर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये रहती है कि हम अपने आप को नेगेटिव एफर्मेशन देते हैं। यार हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो थीटा वेव्स हैं उस इंफॉर्मेशन को सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर देती है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सही मानने लगता है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है आपके कॉन्शियस माइंड से, या आपके कॉन्शियस माइंड से कई गुना पावरफुल है। तो आज आप बोल रहे हैं कि हम जो हैं, मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है। अगर आप
इस शब्द में जाएं, हम सभी लोग भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, गॉड बोलते हैं। आप अगर इसके बारे में देखें, इसका ओरिजिन देखें, तो गॉड वर्ड का ओरिजिन भी आया है। गॉड का मीनिंग, जो ग्रीक लैंग्वेज गॉड का मीनिंग होता है, वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। मतलब अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम कर पाया, तो आप अपने आप एक गजब चेंज देखने को मिलेगा आपको अपने आप में। और वो किसके थ्रू हो सकता है? थीटा वेव्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है डेल्टा वेव्स। दीज आर द वेव्स ऑफ हाई एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी 0.5 to 3 cycles per second, 0.5 to 3 hertz, produced during very deep sleep। जब आप बहुत गहरी नींद में रहते हैं तब ये डेल्टा वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। अगर मैंने बोला कि डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, मतलब वो पर्सन या तो गहरी नींद में जाने वाला है या गहरी नींद में जा चुका है। हैव हीलिंग इफेक्ट ऑन और सर्टेन थेरापेटिक इफेक्ट। हीलिंग इफेक्ट, जो भी टिश्यू रिपेयर, रीग्रो होना या कुछ थेरापेटिक इफेक्ट आना, यह बोला जाता है कि जब ब्रेन में डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो हमारे बॉडी में कई तरह के ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये वेव्स इनडायरेक्टली हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, टिश्यू रिपेयर, रीग्रो के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग भी ये वेव्स बनाती हैं। तो इनका अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं डीप स्लीप में, इनके बारे में, वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके इफेक्ट के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो ये इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर ये अफेक्ट होती है तो बॉडी में कई तरह की प्रॉब्लम वहां पर आ सकती है। तो डेल्टा वेव्स हीलिंग इफेक्ट शो करती हैं, कुछ थेरापेटिक इफेक्ट भी शो करती हैं। की कॉम्प्लेक्स की बात करें, डीप नेगेटिव वेव फॉलोड बाय पॉजिटिव वेव, इसको इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कोई के कॉम्प्लेक्स। और ये साथ में क्या है? स्लीप स्पिंडल्स। पहले हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, कई बार अक्सर आपने देखा होगा कि आउटसाइड स्टिमुलेशन हुआ, आप कहीं पर भी सो रहे हैं, किसी के चिल्लाने की आवाज आई, किसी ने जोर से बोला, कुछ ऐसा एक्सटर्नल जो भी स्टिमुलेशन हुआ, तो उससे आपकी स्लीप का अफेक्ट होना, ये कंट्रोल होता है के कॉम्प्लेक्स जो वेव रहती है, के कॉम्प्लेक्स वेव से ये कंट्रोल होता है। कई बार आप अगर चीज़ों के लिए हैबिचुएटेड हो चुके हैं, मान लो आप ऐसे मोहल्ले में रह रहे हैं कि रात को 10 बजे के बाद लोग वहाँ पे चिल्ला चौट करते हैं, घूमते रहते हैं, गाना वाना गाते रहते हैं, तो कुछ समय तक तो आपकी स्लीप अफेक्ट होगी। लेकिन उसके बाद ये जो वेव्स हैं, ये कॉर्टिकल तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ये तो रोज का काम है, मतलब आप अब उसके हैबिचुएटेड हो जाएंगे, अब आपकी नींद नहीं खुलेगी। तो के कॉम्प्लेक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है मेमोरी कंसोलिडेशन, जो भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसको कंसोलिडेट करने का काम करता है के कॉम्प्लेक्स। इसी के साथ में स्लीप स्पिंडल्स हम जो देख रहे हैं, ये स्लीप स्पिंडल्स हैं। स्लीप स्पिंडल्स are brief burst of fast activity that appears something like the shape of an eye। ये आई के शेप के जैसे यहाँ पे दिखते हैं, और अचानक से एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, इस तरह से एम्पलीट्यूड इसमें चेंज होता रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, यहाँ पे देख रहे हैं। इनका भी काम सिमिलर है, कि कॉम्प्लेक्स जैसे इनका काम है, ये भी आपका इन्वॉल्व रहते हैं मेमोरी रिकंसोलिडेशन प्रोसेस में। ये जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कंसोलिडेट करने में इनका रोल रहता है। तो यहाँ पर वेव्स हो गई, ये थीटा वेव्स है, डेल्टा वेव्स है, के कॉम्प्लेक्स वेव है, एंड स्लीप स्पिंडल्स। अब हम आते हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ स्लीप। स्लीप कैसे कैसे प्रोग्रेस होती है, कैसे कैसे आगे बढ़ती है, और हर फेज के दौरान हम कैसा महसूस करते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इसे बोला जाता है स्लीप स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्लीप। शुरुआत करेंगे हम स्टेज 0 से। स्टेज 0 आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं स्लीप वाली स्टेज, क्योंकि इस दौरान आदमी सोया नहीं है, वो अभी जागा हुआ है। तो आप बिस्तर पे लेटे, फ्रॉम लाइंग डाउन टू फॉलिंग अस्लीप एंड ओकेजनल नॉक्टर्नल अवेकनिंग्स। आप लेटे हैं लेकिन अभी आप सोए नहीं हैं, आप लेटे हैं, सोने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी आप सोए नहीं हैं। स्टेज 0 इट कॉन्स्टिट्यूट्स 1 to 2% ऑफ स्लीप टाइम। जो टोटल आपका स्लीप टाइम है उसमें लगभग 1 से 2% इसका टाइम रहता है। इस दौरान इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम शो करता है अल्फा एक्टिविटी जब आपकी आंखें खुली हुई हैं, और बीटा एक्टिविटी जब आपकी आंखें बंद है। उल्टा यहां पर बोल दिया मैंने आपको, यहां पर आपको याद रखना है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम शो करता है अल्फा एक्टिविटी जब आईज
क्लोज्ड है, और बीटा एक्टिविटी जब आईज ओपन है। जब आपकी आंखें बंद हैं तो अल्फा एक्टिविटी शो करता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, और बीटा एक्टिविटी शो करता है जब आईज ओपन है। आईज मूवमेंट जो रहेंगे इस दौरान इरेगुलर रहेंगे और स्लोली रोलिंग रहेंगे, मतलब इरेगुलर रहेंगे। आई धीरे 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 मूव करती रहेगी, इरेगुलरली मूव करती रहेगी, आई मूवमेंट्स धीरे धीरे वहां पर होता रहेगा। एनरेम स्लीप की हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब हम मेन स्टेज पे आते हैं। स्टेज 1 डोजिंग, ये ऊँघते हैं जब आप झपकी लेते हैं, उस तरह का है डोजिंग, ये जो नाम दिया गया है। तो स्टेज 1 अल्फा एक्टिविटी इज इंटरस्पर्स्ड विथ थीटा वेव्स। अल्फा एक्टिविटी वहां पे थी, आईज क्लोज थी, और बीच बीच में कौन सी आने लगी, वहां पे थीटा वेव्स आने लगेंगी। आई मूवमेंट्स आर रिड्यूस्ड, आई मूवमेंट शुरुआत में ज्यादा थे, स्टेज 0 में ज्यादा थे। आई मूवमेंट्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन बीच में अचानक से आई की मैं रोलिंग वहां पे देख, अचानक से रोलिंग वहां पे हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके मूवमेंट क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। नेक मसल्स रिलैक्स, नेक मसल्स जो रहेगी रिलैक्स हो जाएगी, आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रिलैक्स वहां पे महसूस करने लगेंगे। ये लगभग 3 से 6%, 3 to 6% ऑफ टोटल स्लीप टाइम ये ऑक्यूपाई करता है। स्टेज 1 जिसको हम बोलते हैं डोजिंग। स्टेज 2 अनइक्विवोकल स्लीप, ये अस्पष्ट है, इसके बारे में आप कुछ भी एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं, इसलिए इसको अनइक्विवोकल यहां पर बोला गया, अनइक्विवोकल स्लीप। इसमें जो थीटा वेव्स हैं, थीटा वेव्स जो है, थीटा वेव्स के साथ साथ वहां पे के कॉम्प्लेक्स, अगर बाहर आगे बाहर कोई चिल्ला रहा है, कुछ बोल रहा है, तो तुरंत आप वहां पे नींद आपकी खुलेगी। आप, क्योंकि ये एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स, कोई भी सेंसरी स्टिमुलेशन के थ्रू भी यहाँ पे के कॉम्प्लेक्स जो रहेगा वो वहां पे बीच बीच में आ सकता है। थोड़े से आई मूवमेंट रहेंगे, लेकिन सब्जेक्ट इजिली अरोजेबल रहेगा। ये आपने कई बार फील किया होगा कि आप लेटे हैं, उसके बाद एक ऐसी स्टेज आई कि आपको लग रहा है कि आप सो भी रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप जाग भी रहे हैं। मतलब एक ऐसी कंडीशन कि कोई आपको जगाएगा, तुरंत आप जाग जाएंगे और आप बोलेंगे बस अभी सो नहीं रहा था, अभी अभी नींद लगी थी। तो ये वो वाली स्टेज है जब आप पूरे तरीके से वहां पे सोए नहीं है, आपको लग रहा है आप सो रहे हैं लेकिन आप सोए नहीं है, कोई आपको जगाएगा तो आप आसानी से वहां पे जा सकते हैं। मीन्स यू आर इजिली अराउजेबल। ये लगभग 40 to 50% स्लीप टाइम कंज्यूम करता है, मतलब टोटल कंप्राइज करता है, टोटल जो आपका स्लीप टाइम रहेगा उसका 40 to 50% रहेगा। स्टेज 2 मतलब एक बहुत काफ़ी ज़्यादा एक लंबा समय ये रहता है, इसमें स्टेज 2 में रहता है। मतलब अगर आप 8 घंटे सोते हैं टोटल, तो लगभग यहाँ पे 3.5 से 4 घंटे यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन स्टेज 2 में रहेगा। स्टेज 3 डीप स्लीप ट्रांजिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। अब आपको गहरी नींद आना स्टार्ट हो गई है। गहरी, अगर आपने देखा, अगर आप किसी दूसरे को ऑब्जर्व करें, अगर कोई आपके बगल में सो रहा है तो ऑब्जर्व, जब वो बहुत गहरी नींद में होते हैं तो उसके हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। नॉर्मल की अपेक्षा बॉडी टेम्परेचर जो रहता है वो कम रहता है, हार्ट रेट नॉर्मल की अपेक्षा कम रहती है, रेस्पायरेशन भी नॉर्मल की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेस्पायरेशन जो ब्रीथिंग रहेगी नॉर्मल की अपेक्षा बिल्कुल स्लोली ब्रीथिंग करने लगेगा। तो ये स्टेज 3 है, डीप स्लीप ट्रांजिशन वाली स्टेज है। अब अगर डीप स्लीप की बात करें तो डेल्टा एक्टिविटी तो वहां पे रहेगी, लेकिन साथ में थीटा एक्टिविटी भी रहेगी, स्पिंडल एक्टिविटी भी रहेगी, और के कॉम्प्लेक्स वहां पे तभी आ सकता है अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुली मिले। मतलब अब आप डीप स्लीप में आ गए हैं, अगर कोई आपको जगाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुली रहेगी, तभी आप जागेंगे, तभी आप जागने को तैयार रहेंगे। नहीं तो नॉर्मल अगर कोई चिल्ला भी रहा है तो भी आपकी ऐसी नींद खुलने वाली नहीं। तो ये वो वाली स्टेज है जहाँ पे थीटा वेव्स हैं, डेल्टा वेव्स हैं, स्पिंडल एक्टिविटी है, के कॉम्प्लेक्स है वहां पे। के कॉम्प्लेक्स केवल तभी जब जो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन है, कोई आवाज है, कोई चिल्ला रहा है, सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग है, बहुत तेज किसी चिल्ला रहा है, कोई हॉरर मूवी देख रहा है, अचानक किसी के चीखने की आवाज आई और वो इतनी तेज है कि आपकी नींद वहां से खुल गई। आई मूवमेंट्स आर फ्यू, कुछ आई मूवमेंट्स वहां पे रह जाएंगे। सब्जेक्ट्स आर नॉट इजिली अराउजेबल, आप पहले भी मैं बोल चुका हूं कि आपको कोई जगह इतना आसानी से आप नहीं जागेंगे। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कोई स्टिमुलेशन है तो वही आपको जगा सकता है। कंप्राइजेज 5 to 8% ऑफ स्लीप टाइम, लगभग 5 से 8% आप यहाँ पे रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे आते हैं सेरेब्रल और डेप्थ में आप चले गए। सेरेब्रल स्लीप के बारे में बोला जाता है, अगर आपको परेशानी हो रही है, कई बार ऐसा होता है कि हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, अजीब फील हो रहा है, अंदर से रेस्टलेसनेस हो रही है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको सेरेब्रल स्लीप आपको प्रॉपर नहीं मिल रही है।
तो इसका अपना ही इंपॉर्टेंस है, और कई जगह इसके बारे में जो हम डेल्टा एक्टिविटी के बारे में प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की थी, अब हम उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। स्टेज 4 में डेल्टा एक्टिविटी प्रीडोमिनेट इन एनसेफेलोग्राम के कॉम्प्लेक्स अब यहाँ पे इवोक नहीं होगा, मतलब कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन होगा इतना आसान नहीं रहेगा उस पर्टिकुलर पर्सन को जगाना, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्टिविटी प्रीडोमिनेट कर रही है, मतलब वो पर्सन बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में रहेगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सेरेब्रल स्लीप। लगभग आइज जो हमारी हैं वो बंद हो जाएंगी, आइज विल बी प्रैक्टिकली फिक्स्ड। सब्जेक्ट्स आर डिफिकल्ट टू अराउज। अभी मैंने आपसे बात की कि कोई आपको जगाएगा तो इतना आसान नहीं रहेगा, और अगर किसी ने ज़बरदस्ती आपको जगा दिया मीन्स यू वुड फील डिसओरिएंटेड फॉर फ्यू मिनट्स। कई बार शायद आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आप बहुत गहरी नींद में सो रहे थे और आप जाग नहीं रहे थे, और किसी ने ज़बरदस्ती आपको जगा दिया, तो 10 से 15 मिनट तक तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कहाँ है, क्या हो रहा है, किससे बात कर रहे हैं, कौन सामने खड़ा है। ये वो स्टेज रहती है कि इसके दौरान जगाना सही नहीं माना जाता है। स्टेज 4 के दौरान क्या होता है, बहुत ध्यान से आपको सुनना है इसमें। स्टेज 4 के दौरान होता है बॉडी बिल्ड्स बोन, बोन का फॉर्मेशन होता है। बॉडी रिपेयर एंड रीग्रो टिश्यूज, बॉडी टिश्यू को रिपेयर करता है, रीग्रो करता है। बॉडी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। मतलब अगर ये स्टेज अफेक्ट हुई, अगर आपकी स्लीप के दौरान प्रॉपर टाइम के लिए स्टेज नहीं आ पा रही है, तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हो सकता है इम्यून सिस्टम आपका उतना स्ट्रांग ना रहे, आपको कई तरह की बीमारियां होने लगे, जैसी थोड़ा सा मौसम चेंज हो आपको तुरंत खांसी होने लगे, तुरंत कई तरह की जो एलर्जिक प्रॉब्लम आपको होने लगे, कई तरह की प्रॉब्लम आपको होने लगे, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका इतना स्ट्रांग नहीं है। एजिंग वहाँ पे दिखने लगे, कई बार समय से पहले ही लोग बुजुर्ग दिखने लगते हैं। उसका कारण यह है कि अगर ये स्लीप प्रॉपर वहाँ पे नहीं मिल रही है। और भी कई तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ये बहुत आसान है आपके लिए समझना। अगर आपका कोई मित्र है जो शिफ्ट वर्कर है, कभी डे शिफ्ट में काम करता है, कभी नाइट शिफ्ट में काम करता है, आप उससे कोई बात करके देख लेना, वो बोलेगा कुछ अच्छा फील नहीं होता है, कई तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। उसका कारण ये हो सकता है क्योंकि उसकी सेरेब्रल स्लीप वहां पर अफेक्टेड है। इस दौरान स्टेज 4 के दौरान नाइट टेरर आने के चांसेस हैं। नाइट टेरर, ये नाम आप शायद जानते ना हो या शायद आपने सुना भी होगा नाइट टेरर, लेकिन आपने कई बार फील किया होगा आपके बगल में कोई सो रहा है और अचानक से चिल्ला के उठा और उठ के बैठ गया, फिर यहाँ वहाँ देखा कुछ सेकंड तक और वापस सो गया। जब आप सुबह उठे और आपने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ था तुझे, तो बोलेगा क्या हुआ था, रात को उठ के क्यों बैठा, बोला नहीं मुझे याद नहीं है। तो ये नाइट टेरर, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट टेरर। तो शुरुआत में अगर कुछ ऐसा होता है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हाँ, लेकिन अगर ये बढ़ जाता है, अगर ये इस तरह से बढ़ गया कि आदमी नींद में चलने लगा या कुछ ऐसा होने लगा, तो वहां पर प्रॉब्लम है। नहीं तो इस तरह की प्रॉब्लम, ऐसी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहती है। स्टेज 4 की अगर हम बात करें तो लगभग 10 to 20% ऑफ स्लीप टाइम ये कंप्राइज करता है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट, कंप्राइज 10 to 20% ऑफ स्लीप टाइम। सेरेब्रल स्लीप का ये टाइम, जैसे मान लो आप अगर 8 घंटे की आपकी नींद है तो लगभग 1 घंटे, लगभग 1.5 घंटे पौने 2 घंटे सेरेब्रल स्लीप वहां पे होनी चाहिए। अगर वो नहीं है सेरेब्रल स्लीप तो आप 8 या 10 घंटे भी सो लें, सो के उठने के बाद आपको अच्छा फील नहीं होगा। आप 10 घंटे भी सो रहे हैं, अगर उस पर्टिकुलर आपको 10 से 20% स्लीप टाइम सेरेब्रल स्लीप नहीं मिल रहा है, तो आप जितना अंदर से रिलैक्स महसूस करना चाहिए उतना अंदर से रिलैक्स महसूस आप नहीं करेंगे। हमने अभी बात की थी नाइट टेरर की, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। नाइट टेरर आप लोग ने सभी ने कहीं ना कहीं देखा होगा, फील किया होगा। थोड़ा सा इसमें आप वीडियो क्लिप है, आप यहाँ पे इसको देख के तुरंत समझ जाएंगे आप। What are night terrors? It's the middle of the night. Everything is quiet. Suddenly, you're roused awake by the sound of motion next to you. You look over and see your partner tossing and turning next to you as if they're in the middle of a bad dream. Suddenly, they sit upright in the bed and scream, and then lie down and go back to sleep as if nothing happened, leaving you sitting there and asking, what was that? कई बार ऐसा होता है कि आपने पूछा कि रात को यार तुम क्यों उठ के बैठे थे, और उसको याद भी नहीं है सामने वाले को कि मैं क्यों उठ के बैठा था, क्या हुआ था कुछ, क्योंकि वो उस दौरान जो भी होगा, कई बार कुछ ऐसे सेंसेशंस आते हैं, कुछ ऐसा रहता है कि अचानक से आदमी उठ के बैठ जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट टेरर। अब स्टेज 2, 3, 4 के दौरान ब्लड प्रेशर,
रेस्पायरेशन और मसल्स जो ब्लड प्रेशर और रेस्पायरेशन जो रहता है स्टेडी रहता है, उनमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है। मसल्स जो रहती हैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हैं। स्टेज 3 और 4 मीन्स जो डीप स्लीप ट्रांजिशन वाली स्टेज है और सेरेब्रल स्लीप वाली स्टेज है। पहले तो अगर आप कुछ प्रीवियस बुक्स देखेंगे तो उनमें तो केवल इनमें से एक ही दे दी जाती थी आजकल, लेकिन इनको दोनों को बोला जाता है। तो स्टेज 3 और स्टेज 4 को मिला के बोला जाता है, दे आर टूगेदर कॉल्ड स्लो वेव स्लीप। तो आपको अच्छे से ये नाम याद रखना, स्लो वेव स्लीप में दोनों आ जाती हैं, स्टेज 3 और स्टेज 4, और इन दोनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आता है रैम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, या इसी को हम बोलते हैं पैराडॉक्सिकल स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और पैराडॉक्सिकल स्लीप। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम हैज वेव्स ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, हर तरह की फ्रीक्वेंसी आपको यहां देखने को मिलेगी। साथ में अगर आप देखें तो बाकी फ्रीक्वेंसी के साथ में आप ये देखेंगे कि वहां पे थीटा वेव्स हो सकती है, डेल्टा वेव्स वहां पे हो सकती है, और बहुत सारी वेव्स वहां पे हो सकती हैं, लेकिन के कॉम्प्लेक्स का बहुत ज्यादा वहां पर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रोल वहां पे नहीं है। देयर आर मार्क्ड इरेगुलर एंड डार्टिंग आईज मूवमेंट, वहां पे आप देखेंगे इरेगुलर आईज मूवमेंट वहां पे चलते रहेंगे। ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स ऑकर, जो आपको सपने आते हैं, जैसे मान लो आपकी 8 घंटे की नींद है, मैं बार बार 8 घंटे की इसलिए बोल रहा हूँ, कम से कम 8 घंटे की तो नींद आप लेते ही होंगे, और हो सकता है आप 10 और 12 भी लेते हो। कई लोग 6 घंटे नॉर्मल मानते हैं कि 6 घंटे होना चाहिए। एनीवे, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर आप 8 घंटे की अगर नींद ले रहे हैं तो मॉर्निंग में ये स्टेज अगर आई तो उस दौरान आप देखेंगे मॉर्निंग के दौरान बहुत ज्यादा सपने आते हैं। आप अधिकतर सुबह 4 से लेके 6 बजे के बीच में आप अलग अलग सपने वहां पे देखते रहते हो। ये वो वाली स्टेज है। इस स्टेज के दौरान अगर आप किसी को जगा रहे हैं तो उसको एग्जैक्टली याद रहेगा कि अभी भी क्या सपना देख रहा था। वो जो भी सपना देख रहा होगा उसको याद रहेगा, वो आसानी से उसको रिकॉल कर सकता है। इस स्टेज का अपना एक फायदा है, ये वही स्टेज है जिस दौरान आपने जो भी दिन भर सीखा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी, सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की होगी, आपका ब्रेन उसको रीअरेंज कर रहा होगा। इसलिए अगर ये स्टेज अफेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए ये स्टेज, लेकिन अगर ये नॉर्मल से कम होती है, अगर ये अफेक्ट होती है, तो इससे मेमोरी अफेक्ट होने के चांसेस वहां पर बढ़ जाएंगे। तो जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसमें इस स्टेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कोई चीज़ आपके दिमाग में लगातार चल रही है तो वो आपके सपने में आती है। कई बार आप लोग बोलते हो, जैसे आप चाहते हो कि तुम अक्सर मेरे सपनों में आते हो, तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है रैम स्लीप के दौरान वो आपके सपने में आएगी, आपके ब्रेन में आएगी, वो उस दौरान रैम स्लीप के दौरान आपको दिखेगी। अब आपको उसको सपना मानो या नाइटमेयर मानो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो अक्सर वो इन्फॉर्मेशन सामने वो दिखेगी। इस दौरान नॉर्मल से ज़्यादा हार्ट रेट रहेगी। इसलिए जब आप देखते हैं कि जब आप बहुत गहरी नींद में है तो हार्ट रेट नॉर्मल से कम है, जब आप बहुत गहरी नींद में है तो टेम्परेचर भी नॉर्मल से कम है, रेस्पायरेशन भी रेगुलर है, वहां पर बीपी फ्लक्चुएट नहीं करता। लेकिन यहाँ पर सब उल्टा हो जाता है, हार्ट रेट नॉर्मल से ज़्यादा है, बीपी भी फ्लक्चुएट करेगा और रेस्पायरेशन भी इरेगुलर रहेगा। ये रैम स्लीप है। मसल्स फुली रिलैक्स रहेंगी, वहां दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच बीच में कुछ मूवमेंट्स वहां पे आ सकते हैं। जैसे कई बार आपने देखा कोई हाथ पैर चलाते हैं लोग, तो वहां पे कुछ ऐसे मूवमेंट आ सकते हैं वहां पे, लेकिन बॉडी फुली रिलैक्स रहेगी यहाँ पे। तो रैम स्लीप का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। लगभग 20 से 30% जो रहता है, 20 to 30% ऑफ टोटल स्लीप टाइम स्पेंड होता है रैम स्लीप में। टोटल जो रहेगा उसका 30% टाइम रहेगा रैम स्लीप, जहां पर आप इंटेंस ड्रीमिंग रहेगी, जहां पे हार्ट रेट वो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर सकता है, रेस्पायरेशन जहां पर इरेगुलर हो सकता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो शुरुआत में 0 to 4 जो आपकी स्टेज आती हैं, उसके बाद रैम स्लीप आती है और ये पूरा कंप्लीट हो जाता है 80 से 100 मिनट में। उसके बाद फिर से ये रिपीट होता रहता है। 0 वाली स्टेज दोबारा आनी नहीं, क्योंकि वो तो अवेक वाली स्टेज है। 1 to 4 वाली जो स्टेज 1 to 4 है, फिर रैम है, ये लगातार रिपीट होता रहता है। मतलब शुरुआत में 0 मतलब जब आप जाग रहे हैं, लेटे हुए हैं, सोने का इंतजार कर रहे हैं,
उसके बाद 1 to 4 स्टेज आई, उसके बाद रैम स्लीप आई। ये लगभग 80 से 100 मिनट में हो जाता है, 80 to 100 मिनट में ये हो जाता है। उसके बाद जब बार बार आपके नींद में ऐसा होता रहेगा कि फिर आप फर्स्ट स्टेज में आएंगे, सेकंड में आएंगे, थर्ड में आएंगे, फोर्थ में आएंगे, फिर फर्स्ट में आएंगे, सेकंड में आएंगे, थर्ड में आएंगे, फोर्थ में आएंगे, इसलिए लास्ट स्टेज में आप अगर देखते हैं तो इंटेंस ड्रीमिंग वहां पर होती है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकल के आते हैं कि कितने आवर्स की नींद जरूरी है। तो यहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मानना है। कई लोग बोलते हैं कि 6 आवर्स की जरूरी है, कई लोग 6 to 8 आवर्स के बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं, अधिकतर लोगों का मानना है 8 घंटे की नींद जरूरी है। लेकिन जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो योग निद्रा में रहते हैं, उनके लिए 5 घंटे की नींद पर्याप्त मानी जाती है, क्योंकि योग निद्रा के थ्रू उनको काफ़ी हद तक रिलैक्स वो हो जाते हैं, तो उनको बाकी लोगों से कम नींद की ज़रूरत रहती है और बाकी लोगों के कंपैरिजन में उनका ब्रेन ज़्यादा शार्प होता है, उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा बेहतर वहां पर होता है। अगला पॉइंट यहां पर ये निकल के आता है कि क्या हम 5 दिन अगर नहीं सो पाए तो 2 दिन और सो के वो नींद पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अधिकतर साइंटिस्ट का ये मानना है कि आपके स्लीप साइकिल में आप बार बार चेंज ना करें। कई बार ये होता है कि हम सोच लेते हैं आज तो हमें रात भर पढ़ना है, और आज आपने रात भर पढ़ा, उसके चक्कर में अगले दिन दो दिन आप नहीं पढ़ पाए। तो ये आप बिल्कुल वैसा ना करें। जैसा आप जो भी आपकी स्लीप साइकिल बनी हुई है, अगर आपकी स्लीप साइकिल में है कि रात को 11 बजे आप सोते हैं, सुबह 6 बजे आप उठते हैं या 7 बजे आप उठते हैं, तो वही आप रखें। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप स्टूडेंट, अगर आप विद्यार्थी हैं वहां पे, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमने कितने आवर्स स्टडी की, इंपॉर्टेंट ये है कि उससे आउटपुट क्या निकल के आए। तो आपको अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा, इस तरह का आपको ध्यान देना पड़ेगा आपको अपने आप पे कि हमने इतने आवर्स स्टडी की, उसका आउटपुट क्या निकल के आया। अगर उसका आउटपुट वो नहीं है जो आप चाहते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम बॉडी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, हमारे स्लीप पैटर्न के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। कई लोगों को ये रहता है कि रात को 2 बजे तक पढ़ते हैं, सुबह 8 बजे उठ जाते हैं, या 2 बजे तक पढ़ते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं कि रात को 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 6 बजे। जो भी आपके हिसाब से सही हो। बेटर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करें कि 12 बजे के पहले सो जाएं और सुबह 6-7 बजे तक आप उठ जाएं। ये थोड़ा सा नेचर के ज़्यादा करीब होता है, ये आपके ब्रेन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, इससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे। बाकी आपकी बॉडी को आपको खुद ही ऑब्जर्व करना है। आप किसी उसमें ना आए कि कौन क्या बोलता है स्लीप के बारे में, कि कितने आवर्स सोना है, कितने आवर्स जागना है, आपको अपने हिसाब से देखना है। हाँ, लेकिन कभी आप ये बोलेंगे हमें 10 घंटे सोना है या 12 घंटे सोना है, नींद आती रहती है। ज़्यादा नींद आना, कि हम जब पढ़ने बैठते हैं तुरंत नींद आने लगती है, तो ज़्यादा नींद आना मतलब उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है, उसका फिर इससे कुछ लेना देना नहीं है कि स्लीप साइकिल क्या है। फिर आपको किसी ना किसी तरीके से अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। विवेकानंद बोलते थे कि मूर्ख आदमी भी अपने मन का काम कर सकता है, लेकिन बुद्धिमान वो है जो हर जरूरी काम को अपने मन का बना ले। अगर कोई इंटरेस्टिंग काम है तो हर कोई कर सकता है, उसमें आपका कोई वो नहीं है कि वो तो इंटरेस्टिंग था तो हर कोई कर रहा था। लेकिन कोई इंटरेस्टिंग नहीं है और जरूरी है, तो आपने कुछ ऐसा किया, उसको इंटरेस्टिंग बना लिया और अब आप उसको करने लगे। तो हम बात कर रहे हैं कि अब अगर स्लीप साइकिल अफेक्ट होगी तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल ये प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है इंसोम्निया। ये बिल्कुल देखने को मिल सकती है, वहां पे स्लीप साइकिल वहां पर डिस्टर्ब यहाँ पे हो सकती है। Insomnia is a sleep disorder in which you have trouble falling and or staying asleep. आपको नींद प्रॉपर वहां पर नहीं आती है, नींद में आप जा ही नहीं पाते। कई लोग तो रात भर जागते रहते हैं। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, जिसको हम एक्यूट भी बोलते हैं और क्रॉनिक भी बोलते हैं। एक्यूट इंसोम्निया मतलब एक या दो रात के लिए ऐसा हो रहा है कि आपको नींद नहीं आ रही है, एक हफ्ते तक मैक्सिमम ऐसा होगा कि आपको नींद नहीं आ रही है, तो एक्यूट इंसोम्निया। कई बार समय के साथ साथ कई बार मौसम चेंज होता है, तो इस दौरान भी हमारी स्लीप अफेक्ट होती है, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 1 हफ्ते में 3 बार या 2-3 महीने तक लगातार ऐसा हो रहा है कि प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, मतलब ये क्रॉनिक इंसोम्निया वाली कंडीशन आ गई है। अगर हम बात करें इंसोम्निया की, तो ये वर्ड बना है लैटिन वर्ड सोमनस। सोमनस को रोमन लोग मानते थे गॉड ऑफ स्लीप, तो सोमनस से बना है सोमनिया, और सोमनिया मतलब नींद, और नींद का ना आना
क्या हो जाएगा, इंसोम्निया। तो ये अच्छे से आप ये वर्ड याद रखना, सोमनस या सोमना या सोमनी, कुछ भी इस तरह के वर्ड आपको कहीं देखने मिले तो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड वर्ड है, ये स्लीप से रिलेटेड वर्ड है। इसी तरह से एक और वर्ड है ग्रीक। ये जो लैटिन वर्ड था, ऊपर जो लैटिन वर्ड था, रोमन गॉड जो थे उनको बोलते थे सोमनस। ग्रीक गॉड ऑफ स्लीप माने जाते हिप्नोज। तो हिप्नोज से आपके बने हैं हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स जो वर्ड बना है ये किससे बना है, हिप्नोज से। तो हिप्नोटिक्स, हिप्नोज, सोमनस, ये शब्द इनसे आपको याद रख लेना है कि इससे रिलेटेड कोई भी आता है मतलब कहीं ना कहीं वो रिलेट कर रहे हैं, स्लीप से रिलेटेड वर्ड है ये है। इनको बोला जाता है गॉड ऑफ स्लीप, हिप्नोज नाम है इनका। तो इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में जो आप ड्रग देंगे वो रहेंगे आपके सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। इंसोम्निया वाली कंडीशन में आप दे सकते हैं, तो इंसोम्निया के ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। खासकर रेस्टलेसनेस वाली कंडीशन जो सिमिलर कंडीशन है वहां पे सेडेटिव आप यूज करते हैं, ये डिटेल हम देखते हैं यहाँ पे। पहले हम बात कर रहे हैं सेडेटिव्स की। These are the drugs which reduce excitement and calm the subject without inducing sleep. ये आप अच्छे से याद रखना, ये स्लीप इंड्यूस नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो हम एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के एक्साइटमेंट को रिड्यूस करने के लिए, आपके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो ड्रग आप दे रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, सेडेटिव्स। ये स्लीप इंड्यूस नहीं करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये स्लीप इंड्यूस नहीं करते हैं। दो ड्राउजीनेस में भी देर, वहां पे ड्राउजीनेस हो सकती है लेकिन स्लीप इंड्यूस नहीं करेंगे। सेडेशन के दौरान किसी भी स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिवनेस थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। थोड़ा सा मोटर मूवमेंट्स जो रहते हैं वो भी थोड़े से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेडेशन के दौरान पर्सन कैसा फील करेगा। आप देखेंगे वो आदमी सो नहीं रहा है, वो रिलैक्स मूड में है, आराम से लेटा हुआ, कुछ उसने कुछ सेडेटिव्स लेके रखे हैं लेकिन आराम से वो एक रिलैक्स कंडीशन में है। तो ये किसका इफेक्ट हो गया, सेडेटिव्स का। हिप्नोटिक्स, हिप्नोटिक्स के बारे में हमने देखा ही है कि ये वर्ड हिप्नोसिस बना है, द ग्रीक गॉड ऑफ स्लीप। हिप्नोटिक्स आर द ड्रग्स विच इंड्यूस और मेंटेन स्लीप सिमिलर टू नॉर्मल एरोजेबल स्लीप। ये जो वर्ड है नॉर्मल एरोजेबल स्लीप, इसको आप बिल्कुल अच्छे से मगअप कर लेना, नॉर्मल एरोजेबल स्लीप, ताकि ये केवल पढ़ाई के दौरान नहीं, लोगों को आप बता भी सकें। कि कई लोग ये बोलते हैं कि मैंने नींद की गोली खा ली, इसलिए नींद की टैबलेट ले ली, स्लीपिंग पिल्स मैंने ले ली, तो कोई मुझे जगा रहा था और मेरी नींद नहीं खुली। हिप्नोटिक का मतलब ये होता है वो इस तरह की स्लीप इंड्यूस करें जो नॉर्मल एराउजेबल स्लीप हो। मतलब कोई अगर हमें जगाता है हमें, तो वो हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे जैसे नॉर्मल स्लीप में हम रिस्पॉन्ड करते हैं, वैसे ही हम वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो पर्सन अगर कोई स्लीप इंड्यूस करे, कोई ड्रग स्लीप इंड्यूस कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स में आपको ये देखने को मिल रहा है, द पर्सन इज इन हिप्नोसिस। हिप्नोटिक्स जो स्लीप इंड्यूस कर रहा है, इसका मेन यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। एंजाइटी में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम सभी को पता है कि एंजाइटी का कंसिक्वेंस क्या है, इंसोम्निया। तो यह भी हमारा ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया यहाँ पे इस चैप्टर का। इसकी डिटेल इसके बारे में, कौन से हिप्नोटिक सेडेटिव कैसे काम करते हैं, हिप्नोटिक सेडेटिव का मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, कैसे काम करते हैं, उनके इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, उनके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप में से कई लोगों ने मुझे बोला था एपिलेप्सी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, लेकिन उसके पहले ये वीडियो बनाना जरूरी था, क्योंकि इसमें कुछ ड्रग ऐसे हैं, कुछ बेसिक्स ऐसे हैं, जब तक ये आपको क्लियर नहीं होंगे तब तक एपिलेप्सी वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक बार आप फिर से अच्छे से देखें, ये इसका आप नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी आप इसको फॉलो करें, इन बेसिक्स को आप फॉलो करें कि स्लीप साइकिल में हम बार बार चेंज ना करें, जो स्लीप साइकिल है उसको बार बार अफेक्ट ना करें। बेटर रिजल्ट के लिए, अगर आप ब्रेन से बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि हम सभी को पता है ये अल्फा वेव्स को, अगर आप इनिशियल मेडिटेशन में, तो अल्फा वेव्स को प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमारी मेमोरी काफी बेहतर हो सकती है। तो आगे जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.pharmasapiens.com।
थैंक यू।